नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव आप सबका अपने हेल्थ एंड वेलनेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो जिस बीमारी के बारे में है वो इस दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी है। जब से ह्यूमन हिस्ट्री देखी जा रही है तब से आज तक इस बीमारी को हम लोग जानते आए हैं और अभी तक इसका इलाज, बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल भी हो चुका है। उसके बाद भी हम इस बीमारी को हरा नहीं पाए हैं। सारी दुनिया, खास तौर पे डेवलपिंग नेशंस, इस बीमारी से लड़ने में अभी भी पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाए हैं और बहुत सारे केसेस, बहुत सारी डेथ्स इसकी वजह से होती हैं। इस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। आप सभी लोग परिचित होंगे। शायद ही भारत का कोई घर ऐसा होगा जिसमें एक या दो केसेस ट्यूबरकुलोसिस के नहीं मिले होंगे आज तक। आप सभी लोग इस बीमारी को जानते हैं, बट हम सभी लोग इस बीमारी को जानते हुए भी इसको समझ नहीं पाए हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इस पर अच्छे से कोई काम कर नहीं पा रही है। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ट्यूबरकुलोसिस को हराने में हम अभी तक अक्षम रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि ट्यूबरकुलोसिस, आज तक जो भी बीमारियां हम लोगों के सामने आई हैं, मॉडर्न साइंस हो चाहे एंशिएंट साइंस हो, आयुर्वेद हो, सबसे पुरानी बीमारी जो हम लोग आज तक जानते हैं उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। पहले के समय में इसे तपेदिक, क्षय रोग, इन सब नामों से जाना जाता था, क्योंकि उस समय इसके कारण का खोज नहीं हो पाया था कि ये किस कारण से होती है। सबसे पुराने जो रिमेन्स बिसन में मिले हैं, 17,000 साल पुराने रिमेन्स में भी ट्यूबरकुलोसिस के बैसिलस मिले हैं। और इजिप्टियन ममीज़ में, जो कि 3000 BC से पुरानी ममीज़ हैं, इन ममीज़ में भी पॉट्स स्पाइन, जो कि रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसके लक्षण मिले हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जब लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि ये बीमारी किस कारण से होती है, इस बीमारी का कारण क्या है, ये नहीं पता था, बट इसके लक्षणों को देख के ऐसा लगता था कि मरीज सूख रहा है, धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, तो इसको क्षय रोग कहा जाता था। और विदेशों में, पाश्चात्य संस्कृति में, जिसे खून चूसने वाले वैम्पायर्स पाए जाते थे, तो इसको लोग वैम्पायर से जोड़ करके भी देखते थे कि जैसे हमारे यहाँ देश में कहा जाता है कि भूत आ गया, उसी तरह से वहाँ वैम्पायर्स हुआ करते हैं, तो माना जाता है उनको, तो वैम्पायर से जोड़ करके लोग इसको देखते थे। मज़ेदार बात यह है कि रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने इसके बैसिलस, जिस बैक्टीरिया की खोज किया सन 1882 में 24 मार्च के दिन, इन्होंने बताया कि रॉबर्ट कॉच ने कि ये बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से इस दिन को, 24 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। और इस बीमारी को हम लोग जान पाए रॉबर्ट कॉच की वजह से कि इसके कारण जो है ये ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस है, जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके लिए एक टीका भी बच्चों को लगाया जाता है, जिसे BCG का टीका कहते हैं, बचपन में लगता है, जो कि छोटे उम्र में बच्चों को टीबी से बचाने में काफ़ी योगदान देता है। ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी के शरीर में फैलती है। अब एक आदमी से दूसरे आदमी के शरीर में फैलने का माध्यम, जो सबसे कॉमन माध्यम होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो होता है खांसी, छींक, बोलने से। ये अगर किसी के फेफड़े में है तो उससे एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है। और ट्यूबरकुलोसिस हमारे शरीर में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो नहीं सकती है। शरीर के किसी भी अंग में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है। पुराने समय में जब लोगों को ये पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, तो उस समय चूँकि दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, तो उन लोगों को अलग आइसोलेट किया जाने लगा, जहाँ पे उनको रखा जाता था। और अच्छा खान पान, धूप, अच्छा पर्यावरण मिलने से बहुत सारे मरीज ठीक भी होते थे। ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ ना दी जाए तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक नहीं होगी, लेकिन 20 से 30% पेशेंट्स में ठीक होती है अपने आप भी, अगर अच्छी हेल्थ की केयर की जाए। तो उस जमाने में सैनिटोरियम हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ भोवाली सैनिटोरियम है, उसी तरह से पहाड़ों पे अच्छे पर्यावरण में लोगों को रखा जाता था, जहाँ पे लोगों को अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छी केयर दी जाती थी। और उनमें से कुछ मरीज ठीक भी होते थे, कुछ नहीं भी ठीक होते थे। तो एक ज़माने में सैनिटोरियम चलता था। फिर धीरे धीरे करके जब दवाइयाँ आने लगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, आइसोनियाजाइड आई, बहुत सारी दवाइयाँ धीरे धीरे जब आने लगी, तो
ट्यूबरक्लोसिस को साइंटिस्ट और हम लोगों ने माना कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो उस समय पहले के समय में स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ आइसोनियाजाइड और इसका कॉम्बिनेशन दवाइयों का होता था, जिससे कि ये 1.5 साल का कोर्स दिया जाता था। फिर बाद में जब शॉर्ट कोर्स ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन आया, शॉर्ट कोर्स ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन जब आया तो उस समय उसके कारण था कि उस समय एक मिरेकल दवाई कहा जाता है जिसे रिफैम्पसिन की खोज हुई, और रिफैम्पसिन के आने से क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस को मारने में बहुत अच्छे से सक्षम थी, तो ये देखा गया कि हम लोग कोर्स के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। तो रिफैम्पसिन, आइसोनियाजाइड, इथैम्बुटॉल और पायराजिनामाइडिन 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशंस को मिला करके दिया जाने लगा, और ये देखा गया कि 6 महीने के कोर्स को देने पे ये बीमारी जड़ से खत्म की जा सकती है। तो उस समय सैनिटोरियम धीरे धीरे बंद होने लगे, और हम लोगों ने ये माना कि अच्छे ट्रीटमेंट को दिया जाए तो मरीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक मरीज जब उसकी डायग्नोसिस होती है तो डायग्नोसिस होने के बीच में कम से कम 10 से 15-20 लोगों को वो ट्यूबरक्लोसिस बांट चुका होता है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि टीबी की बीमारी के लक्षणों को हम लोग जानें, और उन लक्षणों को जानने के बाद सही समय पे जांच कराएं। जितनी जल्दी उसका जांच होगा, जितनी जल्दी उसकी डायग्नोसिस बनेगी, उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू होगा, और मरीजों से एक मरीज से दूसरे मरीज में टीबी की बीमारी फैलने की लक्षण क्षमता कम हो जाएगी। अब जो दवाइयाँ आई पहले, डॉट्स आया हमारे यहाँ। डॉट्स इसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व का मतलब होता है कि दवाइयाँ मरीज को दिया जाएगा, सामने देखा जाएगा कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी अच्छा बहुत मेहनत किया इस पर। डॉट्स रेजिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी लोगों की गलतियों की वजह से कहा जाए, या डॉक्टरों की गलती की वजह से, कि इन दवाइयों का मिसयूज़ हुआ। डॉक्टरों ने सही से बताया नहीं, झोला छाप डॉक्टर इंडिया में बहुत हैं, तो उन लोगों ने भी दवाइयाँ आधी अधूरी दवाइयाँ दिया, सारी दवाइयाँ नहीं दिया, ड्यूरेशन कम रखा, डोजेस कम रखी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके MDR टीबी का उदय हुआ। MDR टीबी इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें टीबी की दवाइयों में 2 इंपॉर्टेंट दवाई रिफैम्पसिन और आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। अब MDR के बाद धीरे धीरे करके XDR आ गया। XDR इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें MDR की जो रिफैम्पसिन और आइसोनियाजाइड की दवाइयों से रेजिस्टेंट तो होता ही था। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो कि क्विनोलोन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन से, और इंजेक्टेबल जो दवाइयाँ हुआ करती हैं जैसे कैनामाइसिन है, इनसे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। और अब तो ऐसे भी केसेस मिल चुके हैं जिसमें कि टीबी के बारे में जो भी दवाइयाँ हम लोग जानते हैं उन सारी दवाइयों से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो ये संभव है कि फिर से सैनिटोरियम को खोला जाएगा और फिर से लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, अगर ये टोटल ड्रग रेजिस्टेंट वाले ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया एक से दूसरे में फैलते चले गए तो। पर अभी भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता हो कि टीबी के लक्षण क्या हैं और टीबी की बीमारी कहाँ कहाँ किस किस शरीर के अंगों में हो सकती है। ये सामान्य लोगों को भी जानना जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टीबी है वो लंग्स की होती है, फेफड़े की टीबी सबसे कॉमन होती है। फेफड़े की टीबी में मरीज को खांसी आती है, बलगम आता है, बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, वजन घटता चला जाता है, और 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी बनी रहे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके टीबी की जांच जरूर करानी चाहिए। दूसरा जो टीबी का प्रकार है जो बहुत कॉमन है वो है गिल्टियों की टीबी, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। ये गले की गिल्टियाँ, आंखों में गिल्टियाँ, या हार्ट के आसपास जो हमारे फेफड़े के अंदर अगल बगल के एरिया में गिल्टियाँ होती हैं उसमें टीबी के लक्षण पाए जाते हैं। उसमें गिल्टियों की साइज बढ़ जाती है। लक्षण यही होते हैं, पेशेंट को बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, वजन घट जाता है। बुखार आना, भूख न लगना, वजन घटना, ये टीबी शरीर के किसी भी पार्ट में हो उसके कॉमन लक्षण हैं। अगर टीबी जो है हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी को इन्वॉल्व करती है, जिसे हम लोग पॉट्स स्पाइन कहते हैं। पॉट्स स्पाइन में रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है, और रीढ़ की हड्डी इस तरह से गल जाती है, कभी कभी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और मरीज को पैरालिसिस, लोअर दोनों पैर में जान चली जाती है पैरों की, और पैरालाइज जाता है पेशेंट नीचे की तरफ से। सो पॉट्स स्पाइन रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया, लंग्स की टीबी हो गई, गिल्टियों की टीबी हो गई। फिर ब्रेन की टीबी, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलर मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहते हैं, जो कि ब्रेन की टीबी होती है। ब्रेन की टीबी अगर किसी को होती है तो उसके लक्षण भूख न लगना, बुखार
आना ये तो होते ही हैं, इनके साथ ही साथ तेज सिर दर्द के साथ उल्टी होना और चक्कर आना, ये लक्षण भी जो है हो सकते हैं, और मरीज को झटके भी आ सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ब्रेन टीबी भी होती है, जिसमें जो ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के पैरेन्काइमा में जो ब्रेन है उसमें भी टीबी हो सकती है, और ब्रेन के अंदर जो पानी बहाव होता है जिसे हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसमें भी टीबी आ सकती है। उसकी जांच करने के लिए हम लोग को रीढ़ की हड्डी से पानी की जांच निकालनी पड़ती है और उसकी जांच करनी पड़ती है, तो पता चलता है। और सीटी और एमआरआई में टीबी के छोटे रिंग्स हमारे ब्रेन में दिखाई देते हैं। इसके अलावा टीबी हमारे शरीर में पेट में, आंतों में हो सकती है। आंतों की ट्यूबरकुलोसिस को काट दो। जो अगर टीबी हमारे पेट में आंतों को इन्वॉल्व करती है या आंतों की जो झिल्ली होती है उसको इन्वॉल्व करती है, तो मरीज को बार बार लैट्रीन आना, दिन में कई बार लैट्रीन जाना, कभी हार्ड स्टूल होना, कभी सॉफ्ट स्टूल होना, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। उसके अलावा भूख न लगना, वजन घटना और फीवर तो है ही, ये लक्षण रहते हैं। और इसे हम लोग कॉक्स एब्डोमेन, रॉबर्ट कॉक्स जी के नाम पे कॉक्स एब्डोमेन बोला जाता है। इसकी जांचें अलग अलग तरीके से स्टूल में ब्लड सेल्स और कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं, लैट्रिन के रास्ते से दूरबीन की जांच करके देखते हैं। अगर पेट में एसाइटिस है यानी पेट में पानी आ गया है तो उसकी जांच निकाल करके इसको देखते हैं और टीबी की डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है। इसी तरह से शरीर के बहुत से पार्ट्स हैं जहाँ पे टीबी का, इवन आंखों में भी टीबी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्किन की टीबी भी होती है, स्किन में भी टीबी होती है। तो शरीर के शायद ही शरीर में लगभग सारे अंगों में टीबी हो सकती है। तो टीबी की डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है, और जब टीबी की डायग्नोसिस बन जाती है तो अमूमन 6 से 9 महीने के कोर्स में टीबी ठीक हो जाती है, अगर फर्स्ट लाइन टीबी की दवा दी जाती है। तो फर्स्ट लाइन टीबी की दवाइयों में 4 दवाइयाँ होती हैं, रिफेम्पसिन, इसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल और पैराजिनामाइड। 6 महीने का कोर्स इसके लिए सफिशिएंट होता है। बट रीढ़ की हड्डी के केस में और ब्रेन टीबी के केसेस में कोर्स को लंबा भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के, जो न्यूरोलॉजिस्ट है या टीबी स्पेशलिस्ट है उसके ओपिनियन पे कि वो क्या ड्यूरेशन चाहता है। आमतौर पे 1 साल से 1.5 साल तक का कोर्स भी चलता है। अब टीबी के बिगड़ने का कारण क्या है कि टीबी इस दुनिया में इतनी फैल क्यों गई, फिर टीबी की दवाइयाँ आई, टीबी ठीक भी हुई, विदेशों में टीबी खत्म भी होने की कगार पे आ गई थी। फिर टीबी को फिर से ऐसा क्या हुआ कि टीबी इतनी बढ़ गई और लोगों में अभी भी जो है टीबी हो रही है। इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लाखों केसेस मर रहे हैं, पर ईयर मोर देन 2 to 2.5 लाख लोगों की डेथ हो रही है। तो टीबी की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि टीबी की दवाइयों का यूज़ बहुत मिसयूज़ होता है, बहुत गलत तरीके से किया जाता है। टीबी की दवाइयों को खाने से बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स जो कि बहुत सारे अनएजुकेटेड क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, वो लोग टीबी की दवाइयों को आधा अधूरा कोर्स देते हैं, जिसकी वजह से टीबी बिगड़ जाती है और एमडीआर, एक्सडीआर और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस के टीबी के केसेस भी आ जाते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि टीबी क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया। टीबी के लक्षणों के बारे में बता दिया, छोटा छोटा मैंने ग्लिम्स दिया कि शरीर के किस पार्ट में टीबी के क्या लक्षण आते हैं। आगे मैं टीबी के अदर जो लेक्चर्स बनाऊंगा आप लोगों को बताने के लिए, अलग अलग स्पेशलिटी के, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के टीबी के स्पेसिफिक लक्षणों को ठीक से एलेबोरेट करूंगा। बट अभी मैंने इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस बीमारी में, किस शरीर के किस पार्ट के टीबी में क्या लक्षण आते हैं, और उसके लक्षण आने पे आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीबी की दवाइयों को कभी भी अपने आप से ना छोड़ें। डॉक्टर की सलाह पे अगर टीबी की दवाई शुरू हुई है तो उसका पूरा कोर्स करें। अगर दवाइयों से कोई नुकसान होता है, कोई साइड इफेक्ट होता है, तो डॉक्टर के पास जाएं, ना कि दवाइयों को छोड़ दें। और दवाइयों के साइड इफेक्ट को इन दवाइयों के जो भी हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं उनको और भी कुछ दवाइयों को दे करके ठीक किया जा सकता है। अगर लीवर पे कोई नुकसान आ रहा है या शरीर कोई किसी दवा का ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उस दवाई को हटा के उसकी जगह पे दूसरी दवाई भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर आप दवाइयों को अपने आप से बंद करेंगे तो बीमारी बिगड़ जाएगी। सामान्य टीबी एमडीआर टीबी में, एचडीआर टीबी में या टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में परिवर्तित हो जाएगी, और ये आपके लिए ही नहीं इस दुनिया के लिए भी नुकसानदेह होगा।
इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करें। इस लेक्चर को जो मैंने अभी आप लोगों को बताया टीबी के बारे में, इन बातों को और भी लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आपको ये बातें लगें कि हाँ हमारे देश और इस दुनिया के लिए ये सराहनीय है, ये बातें लोगों को पता होनी चाहिए ताकि दवा सही समय पर शुरू हो और लोग ठीक हो सकें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।